नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। एक मशहूर शायर हैं अफजल इलाहाबादी। वो लिखते हैं कि अब तो हर एक अदाकार से डर लगता है, मुझको दुश्मन से नहीं यार से डर लगता है। ये शेर इस समय कांग्रेस पर बहुत मौजू है। ना ही एग्जिट पोल आए न नतीजे आए, लेकिन जीतने के बाद विधायक दाएं बाएं ना हो जाएं, इसकी मॉनिटरिंग शुरू अभी से हो गई। कांग्रेस पिछली बार दूध से जली हुई थी, इस बार छाछ से दोबारा जलना शायद नहीं चाहती होगी। सभी जीते हुए उम्मीदवारों को तत्काल भोपाल बुलाने या उनकी निगरानी करने के पीछे आशय क्या हो सकता है? पहला, या तो सभी उनके भरोसे के नहीं है। दूसरा, कोई सॉलिड इनपुट कांग्रेस के पास होगा कि बीजेपी का रात के अंधेरे वाला जनसंपर्क उनके लोगों के लिए चल रहा है। तीसरा, उसे भी उम्मीद नहीं है कि वो इतनी आरामदायक मुद्रा में चुनाव के बाद रहेगी कि कोई उसका किला ध्वस्त न कर पाए। और चौथा, कि उसका भी सर्वे बता रहा है क्या कि इस बार के नतीजे बॉर्डर वाले ही हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन केवल कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी भी निर्दलियों और अपनी ही पार्टी के बागियों से कुशल क्षेम पूछ रही है। इसे आप शिष्टाचार कहें या टोह लेने की जुगत, ये आप पर निर्भर है। तो आज बात इसी पर करेंगे कि टिकट वितरण करने से लेकर प्रचार तक में अव्वल और आक्रामक रही बीजेपी, रिजल्ट के बाद भी वैसी आक्रामकता दिखाने वाली है क्या एमपी के वोटर्स ने खंडित जनादेश की तरफ संकेत दिया है, जो दोनों ही दल पहले से ही होमवर्क में जुटे हैं? क्या पिछली बार की कहानी फिर एमपी में दोहराई जा सकती है? यदि दोहराई गई तो क्या सरकार गठन के पहले ही दोहरा ली जाएगी? क्या एमपी या एमपी से बाहर के रिसोर्ट वालों की फिर चांदी होने वाली है? बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए। तो गांव बसा नहीं और लुटेरों की आमद को सूंघ लिया कांग्रेस ने। अभी भी चुनाव के नतीजे आने में 8 दिनों का लगभग वक्त है, लेकिन नतीजों को लेकर जो आशंकाएं हैं वो सियासी फिजाओं में तैरना शुरू हो गई। पार्टी के तमाम उम्मीदवारों से कहा गया कि वे नतीजों के फौरन बाद, चाहे गणना में कितनी भी देर हो, निर्वाचन अधिकारी का सर्टिफिकेट लें और फौरन से पेशतर भोपाल का रुख कर लें। पता नहीं ऐसा क्या इनपुट है कांग्रेस के पास, या फिर पिछली बार दूध से जली कांग्रेस छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहती। ऐसे वक्त में जब दोनों ही दल पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रहे हो, तब तोड़फोड़ की आशंका से घिरना एहतियात है या आत्मविश्वास का अभाव, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। ये तो पार्टी का, हमारी जो है अनुशासन समिति है, वो इस पर विचार करती है। जहाँ जहाँ से कंप्लेंट आई होंगी उस पर अनुशासन समिति विचार करेगी। अनुशासन समिति में उसको मौका दिया जाता है सुनने का। हम लोग जो है अधिनायक संगठन थोड़ी भारतीय जनता पार्टी की तरह कि वहाँ पर जो है एक चालक अनुवर्त थे, जिस सीधी तलवार उठाई गर्दन काट दी। ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। हालांकि अपने उम्मीदवारों से बीजेपी ने भले ही ये साफ ना कहा हो, लेकिन उनके भी जीते हुए उम्मीदवार अगले ही दिन भोपाल बुलाए गए। और तो और पार्टी के कुछ नेता उन उम्मीदवारों से भी कुशल क्षेम पूछ रहे हैं जो उनसे बगावत करके चुनाव मैदान में हैं और जिनका पलड़ा पहली नजर में भारी दिख रहा है। ये और बात है कि बीजेपी से सामान्य शिष्टाचार निरूपित करती है। कांग्रेस और बीजेपी की फंक्शनिंग में फर्क यही है कि कांग्रेस की सोच तक फौरन बाहर आ जाती है और बीजेपी की सोच तो छोड़िए, एक्ट तक कई बार छिप जाते हैं। बहरहाल अभी तो बीजेपी को चुटकी लेने का अवसर मिला है, तो भला ये अवसर कैसे गंवाया जाए? हम तो कांग्रेस के डर, घबराहट और भय का सबब जानना चाहते हैं, क्या कारण। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जनकृपा से सरकार बनाने जा रही है और कांग्रेस कह रही है कि जिनको जीत मिले वो सारे एमएलए सुबेरे राजधानी भोपाल में चाहिए। इतना अविश्वास क्यों अपने लोगों पर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को? क्या जो अंतरकला है वो अब तक जारी है? दरअसल ये सारी आशंका कुशंका इस वजह से फैली क्योंकि वोटर्स ने अलग ही मिजाज इस बार के चुनाव में झलकाया। उसकी खामोशी और दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं के इनपुट ने दोनों प्रमुख दलों को अंदरूनी तौर पर संशय में तो डाल ही रखा है। दूसरा, बीजेपी ने इस बार अपने तुरुप के इक्के को सामने रखा था, जिसके नाम को ऊंचा रखने के लिए वो कुछ भी कर सकती। खैर, ये एहतियात जरूरी है, कारगर है या निर्मूल है, सब पता चलेगा 3 दिसंबर को। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।
उन मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है सनवर पटेल, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सनवर जी का। दूसरे मेहमान है फिरोज सिद्दीकी, ये कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता है। फिरोज जी का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, पवन देवलिया। पवन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं फिरोज जी से। फिरोज जी, क्या वजह है कि अभी से नजरें रख आप लोग गड़ाने लगे उन लोगों पर जो आपकी पार्टी से जिनके जीतने की संभावनाएं हैं? नहीं, हम किसी किस्म की कोई नजरें नहीं गड़ाए हैं। जो एक पार्टी में तरीका होता है काम करने का, 26 तारीख को यानी कल हम सबको प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण देके सब नियम कायदे उनको सिखाए जाएंगे मतगणना का। उसके बाद हमारी एक टीमें रहेंगी वहां मतगणना स्थल पर, जो लीगल टीमें रहेंगी, जो नियम अनुसार जो है कहीं भी कोई दिक्कत आती वो रहेगी। और हम जो 3 तारीख के बाद 4 तारीख या 5 तारीख में जो विधायक दल की बैठक करेंगे वो एक औपचारिक विधायक दल की बैठक है, क्योंकि हम पहले ही जैसे कह चुके हैं कि 7 तारीख को कमलनाथ जी को शपथ लेना है। तो हमारे मन में कहीं किसी किस्म की कोई शंका कुशंका नहीं है। जनता इस लायक इनके पास छोड़ेगी ही नहीं, कि अंक ही नहीं छोड़ेगी कि ये सरकार बनाने के लायक हो जाए या ये सोच भी ले। ये दिन में 12-1 बजे ही कह देंगे कि नहीं साहब, हमने अपनी पराजय जो है वो स्वीकार कर ली है। माने 2 बजे राजभवन पहुंच जाएंगे शिवराज जी, आपको लगता है 3 तारीख को? 3 तारीख को 2 बजे नहीं, पूरे रिजल्ट जब तक काउंटिंग पूरी नहीं हो जाएगी, लेकिन जो रुझान है वो इतने स्पष्ट हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये सपना भी नहीं सोचेगी कि वो सरकार बनाने जा रही है। अब आप सनवर जी से पूछ लीजिए कि ना भैया कौन सी सीट है जो जीत रहे हैं आप उज्जैन में, जरा श्योर पक्का बता दो। वो अपन उसको थोड़ा आगे के लिए रखते हैं। अधिसूचना लगी हुई है तो जिस दिन एग्जिट पोल वाला मामला होगा तब भी बिठा लेंगे आपको सनवर जी के साथ, आप फिक्र मत करिए, सीटों बार बात कर लेंगे, हमने भी अच्छा होमवर्क कर रखा है। बहरहाल सनवर जी को इन करते हैं। तो सनवर जी ये बताइए कि इनके इतनी दहशत आप लोगों ने पिछले बार से फैला रखी है, अब क्या करे भाई? व्यक्ति 4-4 ताले लगाए गए ना, जब आप लोग तोड़ देते हो ताले तो उनकी मजबूरी है ताला लगाना। नहीं प्रवीण जी, क्या है असल में बहुत विरोधाभास है कांग्रेस में। एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता कहते हैं कि हाँ हमको डर है, हाँ हम दूध के जले हैं। उनकी एक समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी ने कहा है, जो हमने आपके टीवी के माध्यम से सुना है, कि हम दूध के जले छाछ भी फूक फूक कर पीते, हम 3 तारीख को सीधे उनको बुला लें। लेकिन उनकी बात को पूरी तरह से डिनाई कर दिया फिरोज भाई। उन्होंने कहा नहीं हमें तो कोई डर नहीं है। तो अभी इनके यहाँ यही मुश्किल है कि यहाँ कोई एक लाइन तय नहीं होती इनके यहाँ। तो मुझे तो ये लगता है कि फिरोज भाई को भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए था कि हाँ हम डरे हुए हैं, लेकिन क्यों डरे हुए हो ये हमको समझ से परे है। आखिर अपने लोगों को घोषित दिखाया आप लोगों ने पिछली बार, अब क्यों नहीं डरेगा व्यक्ति भाई? देखिए पिछली बार तो सब दुनिया जानती है किस प्रकार से इन्होंने अपने एक बड़े नेता का अपमान किया। जब उन्होंने कहा मैं रोड पर उतर जाऊंगा, वचन पत्र के वचन पूरे कीजिए, तो इनका दम और इनका घमंड, कमलनाथ जी ने कहा उतर जाइए रोड पर, तो उतर गए रोड पर, इस्तीफे दिए, चुनाव लड़े, 28 सीटों पर चुनाव में 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। तो ये देखिए बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जानती है, मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि क्या हुआ। अब ये कुछ भी कह सकते, कहने में मनाही नहीं है। राजनीतिक दल के नाते ये अमर्यादित बात भी करते हैं, ये झूठी बात करते हैं, तो उसको जनता लगातार ठीक है सनवर जी, बहुत वक्त दिया। मैं एक बार पवन जी को इन कर लेता हूं। पवन जी दोनों तरफ से आप देख रहे हो, ये बात जाहिर है कि भाई कांग्रेस का डरना लाजमी भी है, पिछले बार उनके साथ जो हुआ। दूसरा, आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति ला देगा वोटर, जिस तरह से साइलेंट था, जिस तरह से बात चल रही थी अंडरकरंट की, अब वो इनके पक्ष में है या सनवर जी के पक्ष में है या फिरोज जी के पक्ष में है, ये तो अपन नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुछ तो ऐसा था। आपको लगता है कि खंडित जनादेश की गुंजाइश होगी या फिर कंप्लीट मेजॉरिटी गवर्नमेंट आएगी चाहे जिसकी आए? देखिए प्रवीण जी, मध्य प्रदेश में अगर अपन ग्रास रूट पे बात करें, जमीनी जो हकीकत है वो ये है, जो वहां से लोगों के रुझान मिल रहे हैं, एक मिनट जी उसके अनुसार ये लगता है कि कांग्रेस 135-40 से सरकार बना रही है सीटों के साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है वो ये बता रहा है कि वो सरकार उनकी बन रही है। ये जो भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस है, इससे कांग्रेस कहना चाहिए घबराई हुई है कि पता नहीं इनके पास कौन सा ऐसा जादुई का चिराग है, क्या ये घुमाएंगे और जो है इनकी सरकार बन जाएगी। तो मुझे लगता है कि वो जो बतौर सावधानी उनको जो कदम उठाना चाहिए वो उठाना उन्होंने शुरू कर दिए है।
उदाहरण के लिए मैं एक बात आपसे चर्चा करूंगा कि अभी 4 दिन पहले मालवा के एक पूर्व मंत्री, आदिवासी मंत्री थे कमलनाथ सरकार में, और एक महाकौशल के पूर्व मंत्री जो शिवराज सिंह सरकार के मंत्री थे। उन दोनों की गंभीर मुलाकात हुई, या ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम सक्रिय हो गई है उन लोगों कुछ के नाम लिए मेरे पास भी हैं कांग्रेस जिनके में पास फिर से एक फोन विद्रोह गए। की स्थिति बना सकते हैं। जी जी, दिवाली में कुछ नाम ऐसे हैं मेरे पास जिनके पास और ये फोन तो गए इनके 1 to 1 नेताओं के। बैठे हैं। और जी जी बात जी। पूरी करिए जी। और क्रॉस वोटिंग जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में की थी उन लोगों के पास भी गए हैं, और इसके अलावा दिल्ली भी वो 2 नेता गए हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वर्तमान में हैं। वो दोनों अपने बताते हैं कि बचपन के संग साथी हैं, लेकिन दिल्ली गए हैं, कुछ गुणाभाग उनका चल रहा है। लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी खेमे में जो चीजें बताई जा रही हैं वो ये है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ वर्सेज लड़ाई जो है वो होगी। उसमें ये होगा कि जब मंत्रिमंडल में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और उसमें मंत्रिमंडल में बंटवारे की बात आती है और परिस्थितियां कोई निर्मित होती हैं और कोई बड़े चेहरे अगर छूट जाते हैं मंत्री बनने से, तो मुझे लगता है कि एक बार फिर कांग्रेस के लिए अपना किला बचाने की जद्दोजहद करना पड़ेगी। और अभी हमें लगता है कि ये वही एक प्रिकॉशन के तौर पर उन्होंने कदम उठाया है। जी, महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं फिरोज जी, बहुत सीनियर तो जर्नलिस्ट है पवन ये जो देवलिया, है, वो ये आपको कंप्लीट मेजॉरिटी BT दे रहे हैं, जी। लेकिन बाद का बहुत सारा रिस्क असेसमेंट उन्होंने पहले से करके रख लिया। आपकी टिप्पणी फिरोज जी। देखिए, ये पहली बार है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे वो छोड़ के गए थे, और उन्होंने जो है जो भी उन्होंने गुणा भाग किया था वो एक अलग बात है, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जब मैंने आपको फिर कहा, जो पवन देवलिया जी ने कहा वही मैं कह रहा हूं कि जनता इस लायक ही भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बना ले। ये आएंगे 60-70 पे ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा इनका लाडली बहना और तमाम तरीके के जो इनके हथकंडे हैं अगर वो चल गए तभी तो ये 60-70 पे आएंगे। अब क्या 60-70 एमएलओ के ये इस्तीफे करा सकते हैं क्या? ये संभव नहीं है। जो भी भारतीय जनता पार्टी जो दिमाग और घोड़ा भाग लगा रही है, ये सोच रहे हैं कि हम तो बिल्कुल बराबरी पे आएंगे। सारे जितने भी पोल सर्वेक्षण आए और जितने भी आप है ना राजनीतिक पंडितों के आकलन है, वो सब कांग्रेस को 135 से ऊपर सीटें दे रहे हैं। ये संभव नहीं है कि ये बार बार हो जाए और बार बार ये काम हो जाए। पिछली बार इनके पास 109 थे और हमारे पास 115 विधायक थे, तो ये संभव हो सका कि ये इन्होंने जो कर लिया। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, और जनता भी जो इन्होंने कमलनाथ जी की कुर्सी जो छल कपट से दगाबाजी से छीनी थी, उसका सबक तो जनता भी सिखा रही है। और अभी आप जितने भी चुनाव देश में देखिए, सारे चुनाव में जनता एक तरफा मैंडेट दे रही है, जिस भी पार्टी को दे। ठीक है, यहाँ भी सनवर जी को इन कर लेते हैं। सनवर जी, सारा वेपन किनारे रख दीजिए भाई, सारे बाण तुड़ीर में डालो। आप क्यों व्यर्थ में परेशान हो रहे हो? 60 सीटों में कहां से गवर्नमेंट बनाओगे? आप तो ला रहे हैं लोग भरपूर मेजॉरिटी भाई। देखिए किसी को लोकतंत्र में दिवा स्वप्न देखने में मनाही नहीं है, तो अभी तो शाम हो रही है। फिरोज जी स्वप्न देख सकते हैं, मनाही नहीं है, लेकिन ये स्वप्न कभी पूरे होने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से प्रवीण जी सरकार बनाने वाली है। कांग्रेस कहीं की नहीं रहने वाली है। कांग्रेस से कहिए कि कम से कम विपक्ष की जो संख्या रहने वाली है उन पर तो विश्वास करो भाई। ऐसा क्या क्या काम कर दिया आपने? फिरोज जी, एक मेरा सप्लीमेंट्री ले दीजिए, फिर आपस में हो जाएगा। सनवर जी, एक सप्लीमेंट्री मेरा ले लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर गिरवाओ, आप बताइए क्या क्या गिरवाओ। एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए सनवर जी मेरा। मैं ये कह रहा हूं कि तो फिर आप बताइए क्या क्या। तो फिर सनवर जी सुन तो लीजिए, तो फिर क्यों दिवाली में कुछ ऐसे रूठे जो जिनके खिलाफ निष्कासन टाइप की भी कार्रवाई चल गई, जिन्हें उन पर क्यों शुभकामना संदेश गए? मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने बताया कि सब पार्टी से फोन आए दिवाली मुबारक हो टाइप का। प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी तो मानव मात्र का सम्मान करना जानती है, और कांग्रेस अपमान करने का काम करती है। आज भी कांग्रेस अपमान कर रही, कल भी कांग्रेस ने अपमान किया था। कल भी इन्होंने कहा रोड पर उतरना तो उतर जाइए, और आज फिर जो इनकी कपड़ा फाड़ प्रतिस्पर्धा है उसको फिर ये सामने ला रहे हैं कि ना इनकी कोई ये सरकार के आसपास है, उसके बावजूद अपने चंद जो लोग जीतेंगे उनको भी ये उन पर भरोसा कर रहे हैं, उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, और उनकी नाराजगी मोल ले रही। ठीक है, एक बार पवन जी को इन करते। पवन जी, बहुत बड़ा दांव, अगर मैं कहूं तो शायद ये शब्द गलत नहीं होगा, बहुत बड़ा दांव, तुरुप का इक्का
शब्द हमने अपने पैकेज में इस्तेमाल किया, उसे उतार दिया, उसकी प्रतिष्ठा दांव पे लगा दी। स्लोगन भी दिया, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। मान लीजिए खुदा ना खास्ता नतीजे कुछ टेढ़े मेढ़े हो गए तो आपको नहीं लगता कि डिफेम हो जाएंगे मोदी? शायद इसी वजह से पूरी ताकत लगाएगी बीजेपी पोस्ट रिजल्ट के मतलब जो सिनेरियो होगा उसमें भी। देखिए प्रवीण जी, ये जो एमपी के मन में मोदी वाला जो नारा दिया गया था वो मध्य प्रदेश और वर्सेस जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के संगठन था उनकी आपस की लड़ाई थी। केंद्रीय नेतृत्व तो हमेशा ये तय करता रहा कि हम रणनीति बनाएंगे मध्य प्रदेश में कौन नेतृत्व करेगा और कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। वही यहाँ जो मध्य प्रदेश का संगठन जो काम कर रहा है, सरकार जो काम कर रही है, इनके अपने कार्यक्रम पहले से तय थे, इनके अपने स्टार प्रचारक तय थे। तो वो जो जद्दोजहद थी, तो मुझे लगता है कि जो मध्य प्रदेश का जो अगला नेतृत्व जो करेगा उसके लिए बड़ी एक चुनौती होगी। और दूसरा जो आप कह रहे हैं विफलता वाली बात, अगर मध्य प्रदेश में असफलता हाथ में लगती है तो निश्चित रूप से 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं वो मोदी के चेहरे पर फिर कैसे चुनाव लड़ेगा, फिर एमपी के मन में मोदी कैसे आएंगे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो केवल यही है कि ये जो हमने चुनाव लड़ा है वो मोदी के चेहरे पर लड़ा है और मोदी का चेहरा हमें 2024 तक लेके जाना है। और रही बात कांग्रेस की, तो मैं एक बात और बताना चाहूंगा, ये जो कांग्रेस के मित्र जो बात करते हैं, इतने ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस क्यों रहती है? आपको याद हो झाबुआ का उपचुनाव हुआ था, उस समय जब कांतिलाल भूरिया विधानसभा जीते थे और तत्काल सरकार गिराने की बात शुरू हो गई थी। इंदौर में कैलाश जी ने बोला नंबर 1 और नंबर 2 इशारा करेंगे तो सरकार चली जाएगी, कमलनाथ जी चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि डे 1 से वो इस काम में जुट जाते हैं और जब तक सफलता नहीं मिलती वो लगे रहते हैं जी। और ये जो कांग्रेस है वो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहती है। सबको दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह उन सीटों पर नहीं गए जहां पर कमलनाथ जी के लोग चुनाव लड़ रहे थे। ऐसी बहुत सारी जद्दोजहद है। आप ये बताइए कि आदिवासी नेता क्यों किसी के संपर्क में आ रहा है बार बार? उनका तो नाम बहुत लंबे वक्त से चल रहा है, कांग्रेस लंबे के वक्त लिए से उनका सोचना नाम चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो अगला जी 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 बात पूरी करिए फिर जाएंगे फिरोज जी के पास। तो अगला जो जी 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 तो जो आपकी बात थी एमपी के मन में मोदी, हमें लगता है कि ये बड़ा प्रेस्टीज पॉइंट होगा मोदी के लिए और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अगला चुनाव कैसे फेस करेंगे ये बहुत बड़ी बात होगी। फिरोज जी, ये बात इससे मैं सहमत हूं बेशक कि हमने प्रचार के दौरान भी देखा कि, और मैं कई बार पूछता था आपके तमाम कई बड़े नेताओं से, एक बार कमलनाथ जी से भी पूछा और लगभग कॉमन जो जवाब आता था कि भाई आप इतने आक्रामक क्यों नहीं हैं जितनी आक्रामक बीजेपी है, कैंपेन में भी, टिकट अनाउंसमेंट में भी। तो सबका एक कॉमन जवाब आता था कि जनता लड़ रही है हमारे लिए, चुन के अगर आ गए और मान लीजिए जैसा आप क्लेम कर रहे हो वैसी मेजॉरिटी आ गई तो फिर वैसे इत्मीनान में तो नहीं आ जाओगे आप, क्योंकि ये लड़ना नहीं छोड़ेंगे, ये मान के चलिए आप। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत नैरेटिव बनाया इस बात का कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी में जो कपड़ा फाड़ और तमाम जो वगैरह वगैरह राजनीति चल रही है और उन्होंने सामने लाके, मीडिया के सामने लाके दिखा दिया। एक बात। दूसरी बात, जो कांग्रेस ने आक्रामकता, कांग्रेस ने अपना सदा हुआ कैंपेन चलाया, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नैरेटिव सेट नहीं कर पाई। हालत ये करती कि हमारा जो घोषणा पत्र था उस घोषणा पत्र को इन्होंने नकल पत्र के रूप में पेश करना पड़ा। वो तो आप इससे समझ लीजिए कि हमारा कैंपेन कितना घर घर तक था। नारी सम्मान की लाडली बहना, फिर उसके बाद जो गेहूं का दाम है तो 2700 रुपए, धान का है तो 3100 रुपए, जो भी था, सिलेंडर के दाम है तो उन्होंने कहा 400 रुपए, जो भी था भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को चेस कर रही थी और हमने लो पिच कैंपेन रखा। लेकिन एक हमारी कैंडिडेट, हमारे जो प्रत्याशी हैं, मैं उनकी भी तारीफ करूंगा। कांग्रेस संगठन की जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, मंडलम है, सेक्टर है, घर घर गए। हमारा प्रत्याशी, हर प्रत्याशी को हमने इतना समय दिया कि वो हर घर में जा जाके हाथ जोड़ के आया और अपने लिए वोट मांग के आया। तो जो हमने लो पिच कैंपेन रखा था, ये उसी का नतीजा है कि जनता का एक जुड़ाव कांग्रेस के साथ बनता गया। और भारतीय जनता पार्टी हवा में चुनाव लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि वो हेलीकॉप्टर उतारेगी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जवाब, सनवर जी हवा में थे आप लोग, जवाब ले लेते हैं। सनवर जी हवा में थे आप लोग और आपको पता था कि भाई आप हारने वाले हो, इसलिए आप आक्रामक थे। इन्हें पता था ये जीत रहे हैं, इसलिए इन्होंने रणनीति के तहत प्रचार किया। प्रवीण जी, जनता के बीच जाना नहीं, जनता इनको स्वीकार करती नहीं है, कैसे बाहर निकलेंगे?
ना ये जनता के बीच निकले, ना इनके नेता, ना इनके पास कोई ऐसा नेतृत्व है जिसका चेहरा ये लेकर यहां आ सके। आज केंद्र का जो हमारा नेतृत्व है, जो मोदी जी की बात जहां तक चल रही है, तो वो देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। और हमारे पास मोदी जी हैं, और मोदी जी जैसे बड़े नेता या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले कार्यकर्ता का भाव रखते हैं, और कार्यकर्ता भाव के साथ वो मध्य प्रदेश में आकर काम करते हैं। तो मोदी जी हो, अमित शाह जी हो या नड्डा जी हो, ये हमारे अच्छे नेता हैं, जो बड़े नेता होने के बावजूद कार्यकर्ता का भाव है। अब इनके पास कौन आएगा? राहुल गांधी जी पहले ही आकर वो बेचारे 1 से 10 की गिनती सिखा गए थे मंदसौर के पिपलिया मंडी में, तो अब उनको कौन स्वीकार करेगा? लोग पूछेगा भाई पिछली बार की 10 की गिनती का क्या हुआ? इसलिए वो आ नहीं सकते। खड़गे जी आए तो क्या बोल जाए, आपको पता ज्यादा कि क्या बोलना चाहते हैं और क्या बोल जाते हैं यहाँ। तो सबकी स्थिति इनके पास ये है कि ना इनके पास केंद्र का कोई नेतृत्व, ना इनके पास राज्य में कोई नेतृत्व। तो ये तो कपड़ा फाड़ प्रतिस्पर्धा में लगे थे। कमलनाथ जी ने और अगर बना ली सरकार तो फिर माने बाय डिफॉल्ट बनाएंगे क्या? अगर मान लीजिए बना ली तो अरे साहब, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, कांग्रेस दूर दूर तक कहीं नहीं। ठीक है सर, एक बार पवन जी को इन कर लेते हैं। पवन जी, एक जो बड़ा सवाल है वो ये है, यदि मैं आपके जो फिगर है उसके साथ जाऊं जो आपने कोट किया, तो यदि इस सीमा तक कांग्रेस पहुंचेगी तो फिर हाइपोथेटिकल है ये सवाल, लेकिन उस दिन तो 3 तारीख को तो एप्लीकेबल हो जाएगा यदि आपके अकॉर्डिंग नतीजे आए तो ये हार किसकी होगी? मतलब क्या पब्लिक चेहरा शिवराज जी का चेहरा देख के बोर हो गई थी? क्या इनकी नीतियां खराब थी? या फिर कांग्रेस की बहुत जड़ें बहुत आसानी से अंदर तक धस गई, लोग उनके साथ आ गए? किसको क्रेडिट दे रहे हो आप? देखिए प्रवीण जी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का चेहरा तो लोग देख देख के थक गए थे, इसलिए हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सर्वे कराए होंगे और उसमें जो रिपोर्ट आई होगी उसके आधार पर उन्होंने उनको नेतृत्व नहीं दिया, स्पष्ट है। दूसरा, उन्होंने जो मोदी का चेहरा या एमपी के मन में मोदी जो रख के जो चुनाव लड़ा है, अगर ये चुनाव जीत जाती है भारतीय जनता पार्टी में, फिर वही बात करूंगा, तो फिर मोदी जी की जय जयकार है, नहीं तो वो चेहरा खंडित हो गया। फिर आगे मोदी जी का क्या होगा, मध्य प्रदेश कैसे उनको स्वीकार करेगा, और फिर जिन शिवराज सिंह चौहान को मोदी जी ने हटा के चुनाव लड़ा है, उनकी जो 20 साल से सत्ता में है लगातार, उनकी क्या टीम उन मोदी को उनके चुनाव के लिए सहयोग करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग चल रही है वो इस तरह की है कि हमें कैसे भी एन के एन प्रकरण तरीके से सरकार बनाना है। हमें लगता है कि कांग्रेस के जो ओवर कॉन्फिडेंस वाले जो नेता हैं, जिस तरह से जो बात कर रहे हैं बार बार, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर इतनी बहुमत से सरकार आ भी जाती है और फिर आपस में जो द्वंद्व होता है उनका मंत्री बनने को लेके, जैसा पिछले बार हुआ था, क्योंकि उन्हीं के किले के मंत्री बनेंगे, उन्हीं के जो सिपा सलार होंगे वो मंत्री बनेंगे, तो जो छोटे चेहरे रह जाते हैं वो हमें लगता है कि फिर एक बार टूट के कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएं, क्योंकि आपने बड़ी बड़ी सरकारों को गिरते हुए देखा है इस मोदी सरकार में, तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के पास उनका जो कैडर है वो मजबूत है, उनका सूचना तंत्र बहुत मजबूत है। कांग्रेस के नेता लोग तो सुबह बात करो शाम को भूल जाते हैं, इस तरह की परिस्थितियां पहले सार्वजनिक भी जाती। महत्वपूर्ण बात आपने कही, मैं फिरोज जी का रुख करूंगा। फिरोज जी, पवन जी को आपने सुना होगा, मैं एड ऑन और कर देता हूं कि इसमें मैं भी सहमत हूं। इनकी जो हमने कहा कि जो हमने अपने पैकेज में भी कहा था कि इनका तो एक्ट भी पता नहीं चल पाता, वो तो कुछ खास लोग हैं तो बता देते हैं, उन्हीं के से कोई बता दे, अदरवाइज इनने कहाँ फोन किया अभी शुभकामना देने दिवाली की, पता नहीं हुआ। आपके यहाँ कोई चिट्ठी भी चली और वो गली गली वायरल हो जाती है। तो एक जो तंत्र को कसावट इंटरनल आपकी पार्टी के संगठन की बात कर रहा हूं, और दूसरा जो पवन जी बोल रहे हैं उस पर आपकी टिप्पणी। फिरोज जी, देखिए, पवन जी का अपना एनालिसिस हो सकता है, उनको मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा कि वो कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं अपने आकलन के हिसाब से। मैं ये एक बात कहूं कि कांग्रेस अगर कॉन्फिडेंस में, आप देखिए हम 20 साल हो गए हमारी सत्ता गए हुए, लेकिन आज भी पार्टी मजबूती से खड़ी है। 2018 में तो हमने सरकार छिनाई ली थी भारतीय जनता पार्टी से। जितना धन बल ताकत तो भारतीय जनता पार्टी के पास है उतनी कांग्रेस के पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं की शक्ति और हमारे नेताओं का नेतृत्व जो है वो कांग्रेस को शक्ति दिए हुए। रही बात कि हमारे यहाँ ये सब वायरल हो जाता है तो कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का जो सूचना तंत्र हो सकता है कि उन्होंने कुछ कर दिया हो, लेकिन इनकी भी सारी खबरें हम लोगों के पास हैं और इनके बारे में भी सब जानकारी है। अब कहीं से कोई लेटर अगर घुमाया गया भाई, मार्केट में तो घुमाते नहीं हो आप लोग, ये लोग तत्काल घुमा देते हैं, मतलब कुछ भी आया हो तो घुमाया।
इनका काम ही वही है, इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। अब क्या क्या बोले, उपलब्धि ठीक है नहीं सरकार की। सनवर जी का रुख अगर कर उपलब्धि लेते हैं। होती तो सनवर जी अपने का मुख्यमंत्री सनवर को जी रिपीट सुचिता की करते। राजनीति करते हैं भाई ये लोग। देखो आपकी बहुत सारी चीजें मिल जाती है, दबा के रख लेते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि भाई हम सुचिता की राजनीति करते हैं। आप लोग सार्वजनिक कर देते हो दन से तुरंत। प्रवीण जी कैसी सुचिता है हमको सब पता है। खेती कौन बोता है, काटता कौन है, कैसी सुचिता है, इनके आपस में द्वंद है। देखिए यहाँ कहीं इन कांग्रेस की बात करेंगे तो आपको कहीं संगठन नाम की चीज नहीं दिखेगी। यहाँ परिवारों का राज रहा है, चाहे केंद्र में 70 साल से आप गांधी परिवार को देख लीजिए। अब पहले कोई गांधी थे, फिर दूसरे गांधी आ गए, फिर तीसरे आ गए, अब चौथे की तैयारी है। तो खैर अब ये मध्य प्रदेश के हाल है, यहाँ भी 2 परिवार है। पहले कमलनाथ जी तो उनके बेटे नकुलनाथ जी, दिग्विजय सिंह साहब तो जयवर्धन सिंह साहब। तो यहाँ तो बड़ी परिस्थिति अलग है। परिवार पर चलने वाली पार्टी, गुटों में चलने वाली पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी कैडर पर चलती है। भारतीय जनता पार्टी अपने विचार के लिए काम करती है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए काम करती है। तो बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। अब फिरोज भाई चूंकि उस पार्टी के प्रवक्ता है तो वो अपना धर्म है उनका कि वो निभा रहे हैं। ठीक है, एक क्लोजिंग रिमार्क, बिल्कुल वक्त फिसल गया। एक क्लोजिंग रिमार्क पवन जी की तरफ चलेंगे। पवन जी, बाकी की जो छोटी पार्टियां हैं, छोटी हों या बाकी राज्यों में बड़ी हों, हमारे मध्य प्रदेश संदर्भ में छोटी पार्टियां, ये कोई रोल प्ले करेंगी आपको लगता है, या फिर किनारे ही हैं सब? देखिए प्रवीण जी, छोटी पार्टियों का रोल वैसे रहेगा जैसा 2018 में आया था। जो प्रत्याशी कांग्रेस या भाजपा से असंतुष्ट होकर दूसरे दल में गए हैं, वो अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे, तो उनकी जो कहना चाहिए आस्था, उनका मन उसी दल के साथ जुड़ा रहेगा, या फिर उनकी जहां संभावनाएं होंगी वहां उनसे वो जुड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कोई संभावना छोटे दलों की है नहीं। जो व्यक्ति रहेगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। उसमें कुछ निर्दलीय भी होते हैं। सपा से जैसे पता लगा, सूचना आ रही है कि निवाड़ी से वो दीपनारायण यादव की पत्नी मीरा यादव चुनाव जीत रही हैं। तो ऐसी परिस्थितियां रहेंगी। हमें लगता है कि 3 से 4 समाजवादी के पास होना चाहिए, 3 अधिकतम, और 1-2 बहुजन समाज पार्टी के पास होंगे। ठीक है सर, माफ कीजिए, रोकना पड़ेगा मुझे आपको, क्योंकि वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये सब दावे, कयास और जो तर्क हैं वो आप देखते रहिए 3 तारीख तक, क्योंकि अभी तो सब यही बोलेंगे। लेकिन हाँ, कुछ बातों से मैं सहमत हूं जो पवन जी ने कहा कि भाई व्यक्ति परख होंगे ज़्यादातर चुनाव, कैंडिडेट को देख के लोगों ने वोट किया होगा। नतीजे क्या होंगे ये सब हम आप मिलकर देखेंगे BSTV में। आज की इस चर्चा में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।